तो भाई एवरीबडी अंडरस्टूड इन द प्रीवियस लेक्चर कौन से आइटम्स ऑटोनोमस थे और कौन से अकोमोडेटिंग। तो एक बार फिर से सुन लेते हैं। करंट अकाउंट के सारे आइटम्स, आई रिपीट चिल्ड्रन, करंट अकाउंट के सारे आइटम्स एज वेल एज कैपिटल अकाउंट के सारे आइटम्स चिल्ड्रन एक्सेप्ट द लास्ट वन ऑफ कैपिटल अकाउंट आर नोन एज ऑटोनोमस, जो प्रॉफिट मोटिव के ऑब्जेक्टिव से किए जाते हैं। पूरा आंसर इनफ्लो का और पूरा आंसर आउटफ्लो का कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास कुछ सरप्लस आ रहा है तो यू विल लेंड इट टू समबडी, जिसको आप लास्ट में यहां लिखेंगे। और अगर पूरा आंसर आपका डेफिसिट में आ रहा है तो यू विल बोरो इट फ्रॉम समबडी। तो आप अगर ड्यूरिंग द ईयर 2 4 5 साल में एक बार बोरो करते हैं तो इट इज अ कैपिटल अकाउंट आइटम। 2 4 साल 5 साल में एक बार लेंड करते हैं तो इट इज ऑल्सो अ कैपिटल अकाउंट आंसर। बट पूरा फाइनल आंसर चिल्ड्रन अगर सरप्लस में आ रहा है तो आप लेंड कर देंगे, और डेफिसिट में आ रहा है तो क्या कर लेंगे, बोरो। दिस इज कॉल्ड एज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, और यही बेसिकली अकोमोडेटिंग होते हैं। बाकी इसके ऊपर के जितने थे दे ऑल आर विच टाइप ऑफ आइटम्स, ऑटोनोमस। तो आपसे अगर पूछा जाए डू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट हैव एनी सिमिलैरिटी, तो यही सिमिलैरिटी है, बोथ कॉन्स्टिट्यूट्स ऑटोनोमस आइटम्स। इसमें तो सारे और इसमें भी ये सब ऑटोनोमस ही हैं, सिर्फ आखिरी वाला अकोमोडेटिंग है। समझ में आ गया? चलिए तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। चलन थोड़ा सा ज्ञान लिख लें। करंट अकाउंट रिसिप्ट कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट किसको बोलेंगे? करंट अकाउंट पेमेंट कैपिटल अकाउंट पेमेंट किसको बोलेंगे? If we receive money by selling assets or by borrowing, such receipt is known as a capital receipt. If we pay money for acquiring assets or repaying our obligations, it is known as a capital account payment. तो जब भी आपके पास पैसे आए और आपकी असेट बिके या लाइबिलिटी बढ़ जाए and it is non-recurring in nature, the receipt is called as what children? Capital receipt. अगर मैं ये ज्ञान आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं दे बिलोंग टू कॉमर्स बैकग्राउंड, तो वो 11th क्लास में पढ़ते थे कैपिटल रिसिप्ट इज नॉन रेकरिंग एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज रेकरिंग। सिर्फ इतना लिख के आएंगे और एग्जामिनर अंडा दे देगा उनको। तो आपको तीनों बातें करनी है। दैट मनी विच फ्लोज इन on account of reduction in asset and increase in liability, which is non-recurring in nature, are termed as what? Capital receipt. Receipt तो हुआ, but there is no change in your asset or liability. याद रखेंगे इस बात को पक्का। Similarly, capital account payment, any money which flows out of the country on account of asset acquired or liability settled and which is non-recurring in nature is called as what children? Capital account payment. Any money which flows out but there is no increase in asset or decrease in liability, क्या बोलेंगे आप इसे? करंट अकाउंट का पेमेंट। समझ में आ गई बातें? तो इसको जरूर लिख लें बच्चों। सो एवरीबडी अंडरस्टूड ऑल फोर क्राइटेरिया चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया व्हाट इज करंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट? पक्का। चलिए तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंट्री ने अर्निंग कितनी की है, आई रिपीट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ फॉरेन ट्रांजैक्शन से, तो आपको कौन से रिसिप्ट्स के बारे में चिंता करनी पड़ेगी? करंट रिसिप्ट्स के बारे में। करंट रिसिप्ट्स एज वेल एज करंट पेमेंट्स, चारों बातें याद रहेंगी। इट कॉन्स्टिट्यूट्स विच 4 आइटम्स चिल्ड्रन? विजिबल आइटम्स फॉलोड बाय नथिंग, invisible items followed by incomes and followed by unilaterals। लॉजिक समझ में आ गया सबको पक्का? चलिए तो ये बातें याद रखिएगा। विजिबल इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं? ऑल हैव बीन एक्सप्लेन्ड। जब आप गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ विजिबल आइटम। सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा या आपको इनकम मिलेगी। इनकम दो होती है चिल्ड्रन, वन इज नोन एज फैक्टर इनकम एंड अदर इज कॉल्ड एज नॉन फैक्टर। अब नॉन फैक्टर का मतलब वो मत समझ लीजिएगा कि किसी को ओल्ड एज अलाउंस मिल रहा है, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है, नहीं वो नहीं होता। इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग कार्स ट्रक्स and I am selling it to US, तो it is called as what children? Exporting goods। और अगर जर्मनी से मर्सिडीज खरीद रहे हैं हम तो it will be called as what? Importing goods। ये सबको समझ में आ गया?
अगर आपके भैया यूएस में माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं और उनका बैंक अकाउंट इंडिया में है, तो पैसा सैलरी का इंडिया में आ रहा है, इट इज विच टाइप ऑफ इनकम? फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम? फैक्टर। बिल गेट्स का भतीजा मान लीजिए इंडिया में सुलभ कॉम्प्लेक्स में जमादार का काम कर रहा है और उसकी इनकम यहां से बाहर जा रही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फैक्टर इनकम। इतना समझ में आ गया? बट अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदे हैं यूएस में, तो डिविडेंड इंडिया में आएगा। और अगर बिल गेट्स ने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हैं, तो डिविडेंड इंडिया से कहां जाएगा? यूएस। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन फैक्टर इनकम। सो प्लीज कॉपी दिस डाउन चिल्ड्रन, इनको लिख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड चिल्ड्रन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ गए सब लोग? चिल्ड्रन एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ गए? चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड व्हाट इज नॉन फैक्टर इनकम। So factor income is salary oblique rent। अब बच्चे कहेंगे सर इसके अलावा सारी इनकम नॉन फैक्टर होती है। इज दैट क्लियर? सैलरी किसको मिलेगी? वेजेस किसको मिलेगी? लेबर को। रेंट किसको मिलेगा? आपने कोई प्रॉपर्टी यूएस में खरीदी, वहां पे किराए पे दे दी और किराया आपको इंडिया में आ रहा है। सैलरी और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन नेशंस, ओ आर। सैलरी और रेंट पेड टू फॉरेन नेशनल्स लिख लो, बल्कि साउंड्स बेटर। व्हाट दिस? पीपल अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अब टू और फ्रॉम इसलिए लिखा है, फ्रॉम मतलब पैसे आएंगे इंडिया के अंदर और टू मतलब पैसे जाएंगे। नॉन फैक्टर इनकम क्या होती है? व्हेन वी रिसीव एनी डिविडेंड, व्हेन वी रिसीव एनी इंटरेस्ट। गॉट इट? इट कुड बी रिसीव्ड एंड चिल्ड्रन इट कुड बी पेड। तो कंट्री के बाहर से डिविडेंड और इंटरेस्ट आया, कंट्री के बाहर डिविडेंड और इंटरेस्ट गया, इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ इनकम? नॉन फैक्टर इनकम। गिफ्ट्स मिले आपको, कुछ ग्रांट्स मिली, सपोर्ट कर रही है कोई फॉरेन कंट्री आपको और आपको पैसे मिल रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज यूनिलेटरल्स। हम किसी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिलेटरल्स। कुछ बच्चे पिछले लेक्चर में पूछ रहे थे सर क्या है पैसा वापस होगा? दान में दिया गया पैसा वापस ना लिया जाता है ना दिया जाता है। तो मेरी लोगों से विनम्र प्रार्थना है, हर लेक्चर को अकाउंटेंसी के लेक्चर की तरह ना पढ़ें, थोड़ा सा धर्म दान दया की भावना भी ले आए। भावना जी समझ गई आप? चलिए, डू इट फास्ट। चलिए बच्चों, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया और आप इन चीजों को देख सकते हैं। गॉट इट क्लियर? देयर आफ्टर इनविजिबल आइटम्स का मतलब भी समझ गए? हॉलो मैन, हॉलो मैन होता है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम में सर्विसेज आएंगी। गॉट इट क्लियर? कोई विदेशी बैंक अगर इंडिया में ओपन हो गया चिल्ड्रन, या स्टेट बैंक ने न्यूयॉर्क में अपनी ब्रांच खोल ली, तो ये जो पैसे का लेन देन करेंगे, इट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो एसबीआई एम्प्लॉइज वर्किंग इन न्यूयॉर्क सैलरी इंडिया भेजेंगे। डॉशे बैंक के एम्प्लॉइज वर्किंग इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु, जो विदेशी लोग हैं मान लीजिए, तो वो सैलरी यहां से कमाएंगे और कहां भेजेंगे? अपने होम टाउन। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज मैंने बता दिया आपको। यूनिलेटरल ट्रांसफर, वो पैसा जो हम किसी की कंट्री की हेल्प के लिए किसी को देते हैं या हमको कोई देता है, इसकी वापसी नहीं होती है, ये सिर्फ दान धर्म है। जैसे अभी वॉर में यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा था? नहीं, मैं तो कर ही रहा था सपोर्ट, और कौन सपोर्ट कर रहा था? अमेरिका। अपने वेपन्स भेजे उन्होंने, पैसा भी कुछ दिया होगा कम से कम। तो दिस इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ ट्रांसफर? यूनिलेटरल ट्रांसफर। और उसको नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। कौन सा पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट। तो आपको आगे चल के कुछ दिन बाद नजर आएगा समथिंग
is called as children, what is titled as factor payment and something is called as transfer payment. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से सर्विस ली और पैसा दिया, इट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट. बट पैसे दिए और बदले में कुछ भी नहीं मिला, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसफर पेमेंट. समझ गए इस बात को? चलिए. सो करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है ऑलरेडी आप जानते हैं, बट लिख लें एक बार. आपने अगर आइटम्स की बात की हो तो सबसे पहले गुड्स लिखते थे इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, विजिबल आइटम्स. फिर उसके बाद आप सर्विसेज लिखते थे एंड इनकम्स लिखते थे इन द कैटेगरी ऑफ सो कॉल्ड इनविजिबल आइटम. और उसके बाद दान धर्म वाला पैसा कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, यूनिलेटरल्स. आई रिपीट चिल्ड्रन, यूनी लिटरल नहीं, लेटरल्स. और ये वापस नहीं होता है, याद रखनी है इस बात को. गॉट इट क्लियर? तो जितना भी पैसा आया और जितना भी पैसा गया, विजिबल आइटम से, इनविजिबल आइटम से, यूनिलेटरल से. तो यहां पे मैं कुछ एक्स्ट्रा मार्किंग भी आपको करके दिखाना चाहूंगा. सिर्फ विजिबल आइटम से बच्चों जो भी पैसे आए या गए, दिस डिफरेंस इज गिवन द नेम ऑफ व्हाट इज टाइटल्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड. क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस ऑफ ट्रेड. अगर एक्सपोर्ट से आने वाला पैसा ज्यादा है और इंपोर्ट से जाने वाला पैसा कम, तो ये फेवरेबल हो जाएगा. बट इंपोर्ट के लिए जाने वाला पैसा ज्यादा और एक्सपोर्ट से आने वाला कम, तो क्या बोलेंगे इसे? अनफेवरेबल. और जब इस पूरी धमा चौकड़ी को आप एक साथ मिला लेंगे चिल्ड्रन, सबको एक साथ, तो यू विल बी कॉलिंग इट एज व्हाट चिल्ड्रन, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. ना ना ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी कहां से आएगा? अभी तो कैपिटल अकाउंट बचा हुआ है ना. सिर्फ करंट अकाउंट की चीजों का सारा नेट इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. खोपड़े में बात गई. अगर सेम हो जाता है प्लस माइनस करके, तो यू कॉल इट एज करंट अकाउंट इज बैलेंस्ड. एक्सपोर्ट से आने वाली रकम ज्यादा और इंपोर्ट से जाने वाली कम, वी हैव अ सरप्लस. और इंपोर्ट से जाने वाला पैसा ज्यादा और एक्सपोर्ट से आने वाला कम, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, करंट अकाउंट डेफिसिट. इतनी बात सबको याद रहेगी. तो कंट्री के लिए बच्चों सरप्लस अच्छा है कि डेफिसिट अच्छा है? सरप्लस. भाई अगर आपके पास ढेर सारे पैसे होंगे, आप फाइनेंस कर सकते हैं अपने इंपोर्टर्स को, जाओ और रॉ मटेरियल खरीद के लाओ. आपके पास ढेर सारे पैसे अगर होंगे, कोई पुराना डेट अगर है, तो आप उसको रीपे कर सकते हैं उस पैसे से. डेफिसिट के केस में यू आर इंडेटेड टू सम कंट्री. जैसे चाइना ने CAD पाकिस्तान के ऊपर क्रिएट कर दिया, श्रीलंका के ऊपर क्रिएट कर दिया, दूसरी कंट्रीज पे भी वो लगे हुए हैं, ताकि वो कंट्री हमेशा इंडेटेड टू चाइना रहे और चाइना अपनी मन मौजी पॉलिसीज वहां अप्लाई करके अगल बगल के देशों को परेशान करता है. समझ में आ गया व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? चलिए झटपट इसको लिख लें. और जो मैंने आपको नोट्स दिए थे बच्चों, उसका सेकंड लास्ट पेज ओपन कर लें, तो वहां पे आपको, या थर्ड लास्ट पेज, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पूरा अकाउंट बना के दिखाया था मैंने. व्हाट इट क्लियर? आपको आइटम नंबर 1357 ऑन द लेफ्ट नजर आ रहा होगा, 2468 ऑन द राइट नजर आ रहा होगा. 2468 से पैसे जाएंगे, 1357 से आएंगे. तो 1357 इनफ्लो, 2468 आउटफ्लो. इसका जो फाइनल डिफरेंस बैलेंस आएगा, उसी को आप क्या बोलेंगे बच्चों? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. कैपिटल वाला पोर्शन ऐड करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनेगा. इज दैट अंडरस्टूड? एक डायग्रामेटिक अप्रोच भी आपको मैं इसके लिए दिखाना चाहूंगा बच्चों, एंड आई वांट कि आप इसको भी ड्रॉ करें. आर पीपल एबल टू सी दीज टू सर्कल चिल्ड्रन? एक थोड़ा एलिप्स जैसा बना है, ठीक कर देता हूं उसको भी. नहीं नजर आया लोगों को? सर्कल नजर आ रहा है भाई? चलिए. सो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. कौन सा अकाउंट चलन? करंट अकाउंट. एंड दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. इसके ठीक बगल वाला, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विजिबल टू ऑल. दिस इज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट.
विजिबल टू ऑल, चिल्ड्रन विजिबल टू ऑल। और इसको एक कॉमन बॉक्स में फ्रेम कर देते हैं, ये पूरा चिल्ड्रन। दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। समझ में आ गया सबको सिमिलैरिटी और डिफरेंस? एवरीबडी अंडरस्टूड द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस चिल्ड्रन? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट हैं, जो रेकरिंग वाला है वो करंट, और नॉन रेकरिंग वाला कैपिटल, और सबको मिलाएंगे तब जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा। सो दीज आर रेकरिंग एक्टिविटीज एंड दीज आर नॉन रेकरिंग। और इसके अंदर चार चीजें आती हैं। कौन कौन सी चार चीजें? वन इज कॉल्ड एज विजिबल आइटम्स, दो आएंगे इनविजिबल के अंदर, सर्विसेज से आने और जाने वाला पैसा और इनकम से आने और जाने वाला, और एक यूनिलेटरल, जो पैसा आप देंगे किसी देश को बट वापस की उम्मीद मत रखिएगा, यह आपको मिलेगा बट ये आपको वापस नहीं देना है। समझ में आ गया? कभी कभी रिश्तेदारों के गए, हम तो 5100 दिए थे जाते समय, तुम 3100 ही दे रहे हो। समझ में आ गई बात? लिख लीजिए बच्चों इसको फास्ट। चलिए, तो सबको ये समझ में आ गया बच्चों? प्लस वाले आइटम ज्यादा, माइनस वाले कम, तो क्या हो जाएगा? सरप्लस। माइनस वाले ज्यादा और प्लस वाले कम, तो क्या हो जाएगा? डेफिसिट। इज दैट क्लियर? सर इसकी भरपाई कैसे होगी डेफिसिट की? या तो अपनी जायदाद विदेशियों को बेचो, या आप उनसे कोई लोन वगैरह बोरो कर लें। आई रिपीट, लोन वगैरह बोरो कर लें। इज दैट अंडरस्टूड वेल? और सर अगर सरप्लस आ गया, विदेशी मुद्रा आई ज्यादा है और गई कम है, तो इस सरप्लस को आप या तो किसी कंट्री को लेंड कर दीजिए, अगर आपका कोई पुराना लोन ऑब्लिगेशन है तो उसको रीपे कर दीजिए, या पेंटागन, ट्विन टावर्स, व्हाइट हाउस, ये सब खरीद दीजिए। दिस कुड बी डन। और ये हरकतें किस अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं चिल्ड्रन? कैपिटल अकाउंट में। मतलब करंट अकाउंट का जो भी आंसर आएगा, इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड वेयर इनटू कैपिटल अकाउंट। उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो अगर मान लीजिए इंडिया में आपके करंट अकाउंट में 20,000 करोड़ का इनफ्लो है एंड चिल्ड्रन 18,000 करोड़ का आउटफ्लो है, तो डॉलर आए हैं 20,000 करोड़ और गए हैं 18,000 करोड़, तो आपके पास क्या हो गया बच्चों? 2,000 करोड़ का सरप्लस। तो आप तीन काम कर सकते हैं, या तो आप इसको लेंड कर दीजिए, या कोई पुराना लोन ऑब्लिगेशन है तो उसको रीपे कर दीजिए, या यूनाइटेड नेशंस में, इंग्लैंड में, चाइना में कोई प्रॉपर्टी खरीद दीजिए। उल्टा अगर हो जाए सर, दिस इज 20,000 करोड़ एंड दिस बिकम्स 24,000 करोड़, तो आउटफ्लो 24,000 का, इनफ्लो 20,000 का। अब 4,000 करोड़ क्या हो गया चिल्ड्रन? डेफिसिट। इधर बोरो फ्रॉम समबडी, इधर बोरो, या किसी को लेंड किया हुआ था तो उससे वापस ले लीजिए रीपेमेंट, या अपनी असेट बेच दीजिए। तो ये कहां पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। फाइन, लिख दिया सबने? शैल आई प्रोसीड फर्दर? पक्का? चलो बच्चों, तो ये बातें सबको समझ में आ गई, तो कुछ खास इस ड्राइंग वगैरह को देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही पैसे आते हैं और फिर ऐसे ही चले जाते हैं। लोगों को लग रहा हो कौन से मच्छर हैं स्पेशल टाइप के, ये डमच्छर हैं, डमच्छर, डॉलर वाले मच्छर। ठीक, चलिए। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? सारे ट्रांजैक्शंस जो आप अपनी कंट्री और दूसरों के साथ करते हैं। सर यही चीज तो हमको पढ़ाई गई थी अभी थोड़ी देर पहले, बट यहां पे देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेटस इन व्हाट चिल्ड्रन? असेट एंड लाइबिलिटी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर कैपिटल अकाउंट का रिसिप्ट है तो क्या होगा? पेमेंट है तो क्या होगा? आपने अपनी असेट खरीद ली, अपनी असेट खरीद ली मतलब अपने लिए खरीद ली, या लाइबिलिटी सो कॉल्ड बढ़ा ली। तो इन दैट केस, ओ ओ सॉरी चिल्ड्रन, एरो उल्टा मार्क कर दिया, जस्ट होल्ड ऑन। आपने बोरो कर लिया या अपनी कोई एसेट विदेशी लोगों को बेच दी, तो मनी विल फ्लो इन चिल्ड्रन और मनी विल फ्लो आउट। मनी विल फ्लो इन और मनी विल फ्लो आउट चिल्ड्रन। मनी विल फ्लो इन। आपने अपने देश की पैसे से, फॉरेन करेंसी से किसी कंट्री में असेट खरीद लिया, या अपनी कोई पुरानी लाइबिलिटी को पे कर दिया, तो मनी विल फ्लो आउट और मनी विल फ्लो इन चिल्ड्रन। मनी विल फ्लो आउट। समझ में आ गई बात? तो अगर मनी आ रहा है बट देर इज नो रिडक्शन इन असेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो आप इसे किस अकाउंट में लिखेंगे? करंट। बट अगर असेट कम हो रही है और लाइबिलिटी बढ़ रही है और मनी आ रहा है, देन इट इज एन आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट।
दूसरे देश की एसेट खरीदना या अपने लोन्स को रीपे करना, मनी विल फ्लो आउट, इट विल अपीयर वेयर चिल्ड्रन, कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, करंट अकाउंट के रिसिप्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, करंट अकाउंट के पेमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो असेट और लाइबिलिटी का स्टेटस चेंज हो और मनी आ जाए, इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, चला जाए तो इट्स अ कैपिटल पेमेंट। मनी आ रहा है जा रहा है बट देयर इज नो चेंज इन द स्टेटस ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, तो कौन से अकाउंट का रिसिप्ट और पेमेंट होगा? करंट अकाउंट का। समझ गए? लिख लीजिए झटपट फास्ट। लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड चिल्ड्रन। ध्यान देने वाली बात है, करंट अकाउंट के सारे एंड कैपिटल अकाउंट के इतने क्या बोले जाते हैं बच्चों? ऑटोनोमस या अकोमोडेटिंग? ऑटोनोमस। और लास्ट वाला क्या बोला जाएगा? अकोमोडेटिंग। सरप्लस होगा तो लेंड कर देंगे, या अपना कोई पुराना लोन पे कर देंगे, या विदेश में कोई एसेट खरीद लेंगे। और अगर डेफिसिट हो गया तो चिल्ड्रन बोरो कर लेंगे या अपनी कोई एसेट बेच देंगे। समझ में आ गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एवरीबडी नोज, एनी मनी दैट वी इन्वेस्ट आउटसाइड और फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन इंडिया with the view of doing and participating in business is known as FDI. We invest in the shares, debentures, bonds of foreign countries and foreigners हमारे देश के bonds और debentures shares में पैसा लगाएं, तो it is known as what children? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो इसका डिफरेंस होगा वो नेट होगा। सर मतलब मान लीजिए कि आपके पापा ने 100 करोड़ रुपए माइक्रोसॉफ्ट में लगाए और वो बिल गेट्स के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए, और 70 करोड़ रुपए जो बिडेन साहब ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा दिए, तो 100 करोड़ कंट्री के बाहर गया और 30 करोड़ आया। व्हाट इज द नेट डिफरेंस चिल्ड्रन? सॉरी, 100 गया और 70 आया, व्हाट इज द नेट डिफरेंस? 30 करोड़। इज दैट क्लियर? और अगर 100 आता और 70 जाता तो आंसर क्या होता? +30। हमारी कंट्री के लोगों ने 400 करोड़ रुपए फॉरेन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, और फॉरेनर्स ने हमारे देश में 120 करोड़ इन्वेस्ट किया। व्हाट इज द नेट डिफरेंस चिल्ड्रन? 280 करोड़ रुपीस आया है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वी बोरोड फ्रॉम यूएस, लेट अस से 100 करोड़, एंड अफ्रीका बोरोड फ्रॉम अस, इट इज 80 करोड़। नेट डिफरेंस क्या आएगा चिल्ड्रन? 20 करोड़। इज दैट क्लियर? एक्सटर्नल असिस्टेंस, पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है। यहां पे जो भी लेन देन होगा इट वुड बी विदाउट इंटरेस्ट, बट वापस करना पड़ेगा। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे एक्सटर्नल असिस्टेंस में और यूनिलेटरल ट्रांसफर में कंफ्यूज जाते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर इज प्योर सो कॉल्ड चंदा और धर्म का पैसा, जो कभी भी वापस नहीं होगा। बट यहां पे ये वापस जरूर होगा, बट उस पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं होगा। जैसे जापान ने इंडिया को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए काफी पैसा फंड कर दिया, मशीनें भी अपने यहां से लेके आए हैं, बट वो पैसा हमसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। सिर्फ उनका एक अग्रीमेंट है कि भाई अगले 20 साल जब आपकी ये बुलेट ट्रेन चलेगी तो उसके ऑपरेशनल राइट्स हमारे लोगों को दिए जाए, ताकि उनके लोगों को यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, क्योंकि उनके देश की तरक्की तो लेवल वैसे ही दलित दर हो चुका है। अरे बहुत कम, बहुत कम, वो तो नेग्लिजिबल इंटरेस्ट ही हो गया ना। तो नहीं, काफी बड़ी अमाउंट में बात ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 20,000 करोड़ भी आ गया, 0.1% मान लीजिए 200 करोड़ हुआ, बट तब भी 20,000 करोड़ का इंटरेस्ट कोई 200 करोड़ थोड़ा बनता है। वो तो सिर्फ इसलिए पैसे आ गए ताकि उनको पता है कि हमारे देश में तो अब कोई काम है ही नहीं इन चीजों का, तो जितनी उनकी डंप वेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट दे हैव गिफ्टेड टू इंडिया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो जापान के लिए इंडिया कुछ ऐसे ही है जैसे आपके लिए शीला, मुन्नी और राजू। आप अपने पुराने कपड़े राजू ड्राइवर के बच्चों को देते हैं ना, तो बस, तो हम राजू ड्राइवर हैं जापान के। समझ गए? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकोमोडेटिंग। तो सारे करंट अकाउंट के और ये सब मिला के, अगर सरप्लस आया तो दे दो, डेफिसिट आया तो ले लो, क्या बोलते हैं इसको? ऑफिशियल रिजर्व। इसका दूसरा नाम क्या होगा चिल्ड्रन? अकोमोडेटिंग आइटम्स। समझ गए? चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार बस एग्जांपल देख लीजिए। इफ एन इंडियन फर्म बायज अ यूके कार कंपनी, किस ट्रांजैक्शन का जिक्र हो रहा है बच्चों? कैपिटल या करंट?
कैपिटल। यूके की कंपनी को खरीद लिया इंडिया ने, टाटा वालों ने जैगवार लैंड रोवर को खरीद लिया, तो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? कैपिटल। हर बार थोड़ा खरीदेंगे, बट अगर हम हर साल ढेर सारी चीजें, कार्स वगैरह यहां से प्रोड्यूस करके फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो किस में आएगा? करंट अकाउंट में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज अंडरस्टूड। इंडियन कंपनीज के शेयर्स विदेशी लोग खरीदें और हिंदुस्तानी लोग विदेशी कंपनियों के शेयर खरीद लें, इट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और अगर बिजनेस करने के लिए हम पैसा बाहर लगा रहे हैं या बाहर वाले इंडिया में लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी किताब के हिसाब से, एल्स इट इज कॉल्ड एज वेंचर, बताया था लास्ट लेक्चर में, कैपिटल। गॉट इट? बोरोइंग चिल्ड्रन, ध्यान से सुनिएगा। एक्सटर्नल बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? बाहर से पैसे यहां आए या हमने किसी देश को दिए, इट इज बोरोइंग। रेफर्स टू गवर्नमेंट एड, मल्टीलेटरल, बायलेटरल, एट कंसेशनल और नो इंटरेस्ट। आई रिपीट, एट कंसेशनल और नो इंटरेस्ट। सर ये मल्टीलेटरल और बायलेटरल क्या होता है? हम यूएस को बोलेंगे कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर यूज कर लो, बदले में वो हमें ड्रोन्स चलाने की ट्रेनिंग देंगे एयरफोर्स के लोगों को। खोपड़े में बात गई। उनका क्या फायदा है? अगर इंडिया में हमने पांव पसार लिए तो रशिया ज्यादा नौटंकी नहीं कर पाएगा, चाइना भी जो डराता रहता है वो हमें डरा नहीं पाएगा। इंडिया को क्या फायदा है? हमारे लोगों को तो सिर्फ पबजी खेलना आता है, अगर वो ड्रोन चलाना सीख जाएंगे तो पीओके कैप्चर करना आसान हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? अरे मेरे को इस बार मोदी जी टिकट दे रहे थे, जाइए पीओके से इलेक्शन लड़ लीजिए। मैं कूद जाऊंगा फर्स्ट फ्लोर से, आत्महत्या करना मंजूर है मेरे को। चलिए, समझ में आ गई दोनों बातें। बट ये याद रखिएगा, ये पैसा वापस जाएगा, यूनिलेटरल वाला नहीं जाएगा। ओके? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपका पूरा का पूरा करंट अकाउंट चल रहा है, पूरा का पूरा करंट अकाउंट। नोट्स को रेफर करें तो आइटम नंबर 1357 क्या इंडिकेट कर रहे थे? मनी विल फ्लो इन। 2468 क्या इंडिकेट कर रहे थे चिल्ड्रन? मनी विल फ्लो आउट। इसको आप बोलेंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट में पैसे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, तो कैपिटल अकाउंट के पैसे का आना जाना भी एडजस्ट हो गया। फाइनल बैलेंस अगर आपका प्लस में आ रहा है तो व्हाट यू विल डू, और अगर माइनस में आ रहा है तो व्हाट यू विल डू। अगर प्लस में आ रहा है तो बोलेंगे कि हमारा बीओपी प्लस में है तो इट इज सरप्लस, और अगर माइनस में आ रहा है तो डेफिसिट। सरप्लस में आएगा तो क्या किया जा सकता है? वी विल लेंड दिस मनी, we may repay our old debts और we may acquire assets। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपने डेलिबरेटली इस साल असेट खरीदी, सॉरी टू से वो अकोमोडेटिंग नहीं होगा, वो ऑटोनोमस होगा। बट फाइनल बैलेंस अगर सरप्लस आया, उससे असेट खरीदी, तो क्या बोलेंगे? अकोमोडेटिंग। नहीं समझ में आई बात? आप हर समय अपने मोहल्लों के लोगों की मदद करते रहते हैं तो आपको बोला जाएगा यू आर अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। पर जब अपनी अटक गई, गरज फंस गई, तो जाके मोहल्ले वालों की मदद कर रहे हैं कि कल को ये भी हमारे काम आएंगे। काम तो आपने मदद का किया, बट अब आप मतलबी आत्मा है। बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं? क्लियरली अंडरस्टूड? और अगर डेफिसिट हो गई बच्चों, तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं? ईदर वी विल बोरो or we will so called sell our assets। समझ में आ गया? और we may receive the repayments of those loans which we have given to the countries earlier। समझ में आ गई बात? तो आप 10 साल में 3 बार आईएमएफ के थ्रू सो कॉल्ड चाइना से, रशिया से, जापान से पैसा उधार ले चुके हैं, ये होगा ऑटोनोमस आइटम। बट फाइनल बीओपी का बैलेंस अगर आपको बोरो करने पे मजबूर करता है तो इट इज कॉल्ड एज अकोमोडेटिंग। ये डिफरेंस याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि आप एमसीक्यू में फंस जाएंगे अगर याद नहीं रहेगा तो। इज दैट क्लियर? तो दीज एक्टिविटीज बीइंग डन व्हेन वी हैव
फाइनल पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर, तो इट इज अकोमोडेटिंग। बट जनरल कोर्स में जापान ने इंडिया को टेक्नोलॉजी दे दी तो ये ऑटोनोमस होगा। हमको यूएस ने सो कॉल्ड 500 ड्रोन्स फ्री में दे दिए, हर बार नहीं देंगे वो, वैसे तो ये हमारी एसेट है, तो ये ऑटोनोमस होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। फाइनल सरप्लस आ गया, हमने कहा चलो ड्रोन्स खरीद लेते हैं इसराइल से, देन इट इज अकोमोडेटिंग। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? चलिए, सो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट सबको समझ में आ गया बच्चों? पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज। टाइप्स ऑफ बीओपी, बीओपी भी क्लियर हो गया होगा सबको अभी तक? बीओपी भी क्लियर हो गया ना, करंट कैपिटल मिलाकर। सो आपका बीओपी में अगर इनफ्लो और आउटफ्लो सेम आए तो वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम। आउटफ्लो कम था, इनफ्लो ज्यादा था, सरप्लस चिल्ड्रन। इनफ्लो ज्यादा था, आउटफ्लो कम था, इट इज डेफिसिट। चिंता का विषय क्या है? डेफिसिट और सरप्लस चिल्ड्रन? डेफिसिट। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। चलिए तो लिख लीजिए इसको। वैसे तो जो मैंने आपको प्रिंटेड नोट्स दिए थे उसमें ये सारी बातें मेंशन्ड है। भाई एक बड़े होनहार स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर व्हाई वी कॉल दिस ऑलवेज एज बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाई कांट इट बी बैलेंस ऑफ रिसिप्ट? इसका सिंपल लॉजिक है, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड are involved in operating their economies with the social objective called as welfare। और वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों हमेशा हमारे खर्चे ज्यादा ही होंगे और हमारे जो कमाई है, रिसिप्ट है, इनकम है, वो हमेशा कम ही रहेगी। अगर आपकी कंट्री की रिसिप्ट ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, मतलब आप सो कॉल्ड वेलफेयर का काम कर ही नहीं रहे। इज दैट क्लियर? तो जब ये स्टार्टिंग में बना तो काफी कंट्रीज ने अपने रिसोर्सेज को एनकैश करने के लिए अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। तो बहुत कम कंट्रीज दुनिया में ऐसी थी जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा सरप्लस में होता था, एल्स मेजॉरिटी कंट्रीज ऑलवेज हैड डेफिसिट, हमेशा उनका पेमेंट ही ज्यादा होता था और रिसिप्ट कम होता था, तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला गया। अब एक और प्रश्न उठेगा, तो सर डेवलपिंग के लिए बैलेंस ऑफ रिसिप्ट बोल दें और अंडर डेवलप्ड, सॉरी, डेवलप्ड के लिए बैलेंस ऑफ रिसिप्ट बोल दें और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल दिया जाए, एकदम सही बात है, ऐसा होना चाहिए था। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जिनका रिसिप्ट सही में बहुत ज्यादा था, वो भी अपने सरप्लस के साथ क्या काम करती थी? गरीब देशों को वो पैसा दे दिया करती थी और वहां पे अपने पांव पसारने के लिए उनके रिसोर्सेस खरीदते थे। तो हमेशा मनी विल फ्लो आउट, या तो स्टार्टिंग से, या तो स्टार्टिंग में आया अगर ज्यादा भी तो एंड में तो वो जाएगा ही जाएगा। तो फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट ही हो गया। रियल लाइफ में किसी कंट्री में सरप्लस होता ही नहीं है। आप किसी देश का बजट देख लीजिए, हर देश के बजट में डेफिसिट ही रहेगा हमेशा, क्योंकि उनको ग्रो करना है, तो ग्रो करना है तो भाई उनको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। जितना सरकार की कमाने की उम्मीद होती है, सरकार का खर्च करने का एंटिसिपेशन उससे भी कहीं ज्यादा होता है कि भाई वेलफेयर इकोनॉमी। आप इंडिया का किसी साल का बजट उठा के देख लीजिए, हमेशा आपको यही नजर आएगा कि हमेशा हमारे बजट में कभी 2 लाख करोड़ की डेफिसिट है, कभी 2.5 लाख करोड़ की डेफिसिट है, एंड दैट इज गुड। कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज गुड, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं। इंडिविजुअल लेवल पे पर्सन शुड ऑलवेज हैव सरप्लस, बट सरकारी लेवल पे हमेशा डेफिसिट ही होना चाहिए, क्योंकि हम देश की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, हम लोगों को पैसे देते हैं, वो अपने आइडियाज से बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं तो हमको टैक्स देते हैं। अभी जब आप गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट का मतलब बजट में उम्मीद है कि कमाई ज्यादा और खर्चा कम। डेफिसिट बजट मतलब खर्चा ज्यादा और कमाई कम। तो बच्चे फर्स्ट इंस्टेंस में ये बोलते हैं कि सर सरप्लस बजट अच्छा है, नेवर, कभी भी सरप्लस बजट अच्छा नहीं है। आप बिजनेसमैन को ले लीजिए, बिजनेसमैन के पास अगर 100 करोड़ रुपए बचा हुआ है कैश, क्या वो एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है? नो, फालतू पैसा रखे रखे तो कोई रिटर्न देगा ही नहीं, तो यू शुड इन्वेस्ट इट। तो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड सरप्लस हो सकता है, बट लॉन्ग पीरियड में सरप्लस सिर्फ आपको लेस अर्निंग्स देगा, इनएफिशिएंट अर्निंग्स देगा, कभी भी वो अर्निंग ज्यादा कर ही नहीं पाएगा। ओके, चलिए भाई, डन दिस। तो सरप्लस और डेफिसिट की कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? देखिए बार बार टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है बच्चों, ऑटोनोमस रिसिप्ट एंड ऑटोनोमस पेमेंट। तो सर ये ऑटोनोमस रिसिप्ट कहां पे आएगी? किस चीज का सरप्लस पढ़ रहे हैं हम लोग?
बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो करंट अकाउंट के सारे और कैपिटल के लास्ट वाले छोड़ के आर कॉल्ड एज व्हाट, ऑटोनोमस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो सिर्फ रिसिप्ट से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए और क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस, क्योंकि अकोमोडेटिंग वाले तो बीओपी का लिटरली आंसर है। आई रिपीट, जिन बच्चों ने अकाउंटेंसी पढ़ी है, कैश बुक पढ़ी थी ना बच्चों, पेमेंट में बाय वेजेस, बाय परचेज, बाय सैलरी लिखते थे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन भी दूसरी तरफ आता था। बट क्या बाय बैलेंस कैरेट डाउन आपका पेमेंट होता है? नो। तो बैलेंस छोड़ के सारा डेटा क्या है चिल्ड्रन, ऑटोनोमस। यू डिड समथिंग विद एन ऑब्जेक्टिव। आई रिपीट, यू डिड समथिंग विद एन ऑब्जेक्टिव, चाहे वो रोजमर्रा की हरकतें करंट अकाउंट में हो या कभी कभी वाली, कभी कभी कैपिटल अकाउंट में हो, जो फाइनल आंसर आएगा वही अकोमोडेटिंग बनेगा। तो साइंस बिहाइंड बीओपी समझ गए सब लोग? पक्का? चलिए अगेन बच्चों, फिर से आ गया हमारे सामने ये कहानी। 400 प्लस 200 प्लस 300, इन सबको जोड़िए और बताइए क्या आएगा। 4 + 5 9 + 2 11, 12 + 4 16 + 3 19 + 1 20। इधर 2000 हो रहा है, 2000 हो रहा है इधर। 4 2 6 3 9 2 11 12 4 16 3 19 और 1 20, ये 2000 है। 600 + 400 इज 1000, 1500 500 2000 एंड 21। किधर शॉर्टेज आ रही है, लेफ्ट और राइट बता दीजिए मेरे को। डेबिट नहीं, इसको क्रेडिट बोलते हैं, इनफ्लो है ना, कॉमर्स वाला अकाउंट्स वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। लेफ्ट साइड में शॉर्टेज है, मतलब पैसे गए ज्यादा हैं और आए कम है। कितने कम आए हैं चिल्ड्रन? 100। क्या होगा ये, कौन सा आइटम, ऑटोनोमस या अकोमोडेटिंग? अकोमोडेटिंग। आपका आउटफ्लो है 2100 करोड़ का और इनफ्लो है 2000 करोड़ का। कितना आउटफ्लो ज्यादा है बच्चों? 100 करोड़। या तो बोरो कर लीजिए, या तो अपनी जायदाद बेच दीजिए, या किसी देश को लोन दिया तो उनसे रीपेमेंट डिमांड कर लीजिए। वापस क्या ले लीजिए, कपड़ा थोड़ा दिया था लो मेरा वापस करो, यूनिलेटर थोड़ा वापस ही नहीं होएगा, होएगा होएगा। समझ गए भाई? समझ गए सब लोग? तो ये जो ऑफिशियल रिजर्व लिखा है ये अकोमोडेटिंग है चिल्ड्रन, ये डेफिसिट है आपका, पैसे गए ज्यादा आए कम है। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? यहां पे भी देख लेते हैं चिल्ड्रन, आपको नजर आ रहा होगा। 4 2 6 3 9 2 11 12 4 16 3 19 और 5 2400 करोड़ आया है। 6 4 10 2 12 3 15 5 20 2100 करोड़ गया है। कितना ज्यादा आया ओवर व्हाट इज नॉट गया? 300 करोड़। तो ये क्या है चिल्ड्रन? सरप्लस। अब या तो किसी को लैंड कर दीजिए, या असेट खरीद लीजिए, या अपनी लाइबिलिटी, अपना लोन, किसी का क्यों अपना पे करेंगे, अपना लोन रीपे कर दीजिए। जहां पैसा वापस देना वहां लोग नहीं कबूल रहे हैं, जहां नहीं दे रहे हैं वगैरह सर वापस जाएगा। चलिए, तो ऑफिशियल रिजर्व समझ गए चलन? ऑफिशियल रिजर्व समझ गए? पक्का? चलिए, तो रिवर्स अकर्स इन केस ऑफ सरप्लस भी समझ में आ गया। चलिए, तो ये तो रट गया होगा सबको ठीक से। चलिए, तो ये सब कुछ खास है नहीं, बस ये दो बातें याद रखिए। सारा का सारा बच्चों, सारा का सारा ये पूरा बुड़ 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 बुड़, पूरा यहां तक, ये सब बच्चों करंट अकाउंट पूरा और कैपिटल अकाउंट की मैक्सिमम चीजें क्या हैं, ऑटोनोमस, और लास्ट के दो क्या हैं, अकोमोडेटिंग। तो प्लान किया 4 5 फ्रेंड्स ने, चलो एक बस करते हैं और घूमने चलते हैं। 5 का प्लान आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, 35 लोगों का प्लान बन गया। लास्ट में 2 लोग और टपक गए, ए हमें भी ले चलो जरा। ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ बैठ जाना आगे, एकोमोडेट कर लेते हैं बट सीट पे जगह नहीं है, चलो डिक्की में डाल देंगे तुमको। तो वो दो क्या होंगे, एकोमोडेटिंग आइटम्स। 2 लोग एक्टिवा पे जा, तीसरा कह रहा हमको भी ले चलो, उसको भी बैठा लिए फंसा के। तो इट इज गलत जवाब, ऑटोनोमस। एक्टिवा तो 3 बैठ ही जाते हैं। वो जो पुलिस वाला सीटी मार रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं बदतमीजी कर रहा है, कुछ कह रहे हैं कि बैठा लो, कहाँ बैठाएं, जगह ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट करो, हम आगे सो कॉल्ड हेडलाइट पे बैठ जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, अकोमोडेटिंग आइटम। समझ में आया? तो एक बड़ा सा स्टील का डिब्बा था कनस्टर, जो कस्टमर लेके आया, 15 किलो की उसकी कैपेसिटी थी। 15 किलो आटा भरने के बाद थोड़ा ऐसे से हिलाया गया, 1 किलो और डाल दिया गया। वो 1 किलो आटा जिस जगह में आया, उस 1 किलो आटे को क्या बोलेंगे, अकोमोडेटिंग। समझ गए बच्चों? पक्का? चलिए, ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग के डिफरेंसेस भी समझ में आ गए। चलिए, तो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये है बैलेंस ऑफ
ट्रेड, ये पहले ही बता दिया गया है। तो आज से घर वालों को बैलेंस ऑफ पेमेंट और अपने आप को बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये सब तो आप समझ गए, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज क्लियर चिल्ड्रन। चलिए, दीज आर करंट अकाउंट आइटम्स। डिफरेंस भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्लियर है सबको। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मैं आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू चिल्ड्रन।